दुनिया की दूरी कम करने के लिए हवाई जहाज़ बनाया गया था और इसमें काफ़ी कामयाबी भी हुई, क्योंकि हम अब कहीं भी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, वरना दुनिया इतनी बड़ी है कि इसको नापने में ही सालों लग जाए। तो एक अच्छी चीज़ तो है ये, लेकिन ऐसे जब हादसे होते हैं तो कई बार बड़ा अफसोस भी होता है, और फिर जो जाने हैं वो इस तरह से जाती हैं। जो खबर जिसके बारे में आप लोगों ने बात की थी वो मलेशिया एयरलाइंस, ये वो प्लेन है जो 2014 में 8 मार्च सन 2014 से गायब है। आज ये 2018 हो गया, करीब 2.5 साल हो गए हैं, आज नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में किसी भी एविएशन की हिस्ट्री में कोई ऐसा प्लेन जो गायब हुआ, उसका सबसे बड़ा जो सर्च ऑपरेशन और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन है वो मलेशिया एयरलाइंस के लिए ही, जो पिछले 4 साल से लापता है। इसमें कई बार खबर आई कि कहीं और मलबा मिला, एक बार आई कि ऑस्ट्रेलिया में पथ से कुछ दूरी पर उसका प्लेन का कुछ मलबा मिला था, लेकिन फाइनल ना मलेशियन अथॉरिटी ने ना चीन ने कभी इसके ऊपर मोहर लगाई है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महंगा सर्च ऑपरेशन था जिस पे अरबों रुपए खर्च किए गए। 25-30 से ज़्यादा कंट्री, करीब 47,000 किलोमीटर की तलाशी, समंदर ज़मीन सब मिलाकर एक पूरा अभियान चला, लेकिन इस प्लेन का सुराग नहीं मिला। तो इसी की पूरी कहानी है। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन टेक ऑफ करता है, बोइंग 777-200, और इसका नंबर जो उड़ान संख्या था, फ्लाइट नंबर, वो MH370, जिसके नाम से ही ये बाद में फेमस हो गया क्योंकि अपनी गुमशुदगी की वजह से। तो MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल से उड़ान भरता है और इसको बीजिंग जाना था, चीन, और ये डायरेक्ट फ्लाइट थी, इसको कहीं और रुकना नहीं था। तो कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए जो दूरी थी वो 6.5 घंटे में पूरी करनी थी, और रात 12 बजे ठीक ये कुआलालंपुर से टेक ऑफ करता है ये प्लेन, और 6.5 घंटे के हिसाब से अगले दिन सुबह, यानी उसी दिन 8 मार्च, चूँकि 12 बज चुका था, 8 मार्च की सुबह 6:30 बजे बीजिंग एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसको लैंड करना था। प्लेन के अंदर कुल 227 पैसेंजर प्लस 12 क्रू मेंबर, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर थे। तो कुल मिलाकर 239 क्रू मेंबर एंड पैसेंजर इस प्लेन में बोर्ड थे। सब कुछ ठीक ठाक था, प्लेन टेक ऑफ करता है। अच्छा हाँ, इसमें जो 239 पीपल थे, इसमें ये चूँकि कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था तो उसमें चीन के ही ज़्यादातर पैसेंजर थे। टोटल 227 पैसेंजर में 154 चीन के थे, इसके अलावा 38 जो है वो मलेशिया के थे, 4 अमेरिकी थे और 5 अपने इंडियन भी थे हिंदुस्तान से। इनके अलावा बाकी अलग अलग कंट्री के थे। तो कुल जो लिस्ट आई थी पैसेंजर की, उसमें 14 कंट्री के 227 पैसेंजर इसमें सवार थे, 12 क्रू मेंबर के अलावा। और जाहिर सी बात है इसमें 154 चीनी थे, प्लेन चूँकि चीन जा रहा था। टेक ऑफ के करीब कहते हैं कि 35-37 मिनट के बाद, जब ये करीब 150 किलोमीटर साउथ चाइना सागर की तरफ ये जब जा रहा था, तब उससे पहले उसने आखिरी बार जो पायलट ने मैसेज दिया था ATC को उस वक्त, और उसने ये कहा कि ऑल राइट गुड नाइट। ये लास्ट मैसेज था MH370 का कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, टेक ऑफ के 37 मिनट के बाद। पायलट ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, ना कोई टेक्निकल गड़बड़ी है या कोई और प्रॉब्लम है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल बातचीत। और उसने लास्ट में ये कहा था ऑल राइट गुड नाइट, और इसका मतलब था कि प्लेन अपने तय रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये आखिरी बातचीत करीब 37 मिनट के बाद होता है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से MH370 का कॉन्टैक्ट टूट जाता है। अब यहाँ 2 चीज़ें आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, कुछ को नहीं पता है। तो प्लेन जब हवा में होता है तो वो हमेशा उसका ज़मीन के साथ एक कनेक्शन होता है, और वो होता है ATC से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसको हम लोग कहते हैं। तो जिस ATC के रडार में ये प्लेन जहाँ से क्रॉस कर रहा था, उस ATC के कांटेक्ट में वो आता है, और ATC से ज़मीन के ज़रिए गाइडेंस भी मिलती है, और वो प्लेन उसी हिसाब से, क्योंकि आसमान में भी एक रूट होता है, पूरे आसमान में आप कहीं भी प्लेन नहीं उड़ा सकते, एक उनका भी एक कॉरिडोर होता है, एक रूट होता है जिसके अंदर आपको चलना होता है। तो ये नीचे से ATC आपको सारी चीज़ें गाइड करती है। तो जब तक प्लेन ATC
के संपर्क में रहता है तो मतलब सब कुछ ठीक है। अगर एटीसी से संपर्क टूट गया तो मान के चलिए कि प्लेन के साथ कुछ गड़बड़ है, और 99.9% में मान लीजिए कि फिर प्लेन क्रैश कर गया, हादसा हो गया। तो कुआलालंपुर एटीसी के साथ 37 मिनट तक इसका संपर्क रहता है। 37 मिनट के बाद, इस मैसेज के बाद, ऑल राइट, गुड नाइट, इस प्लेन का संपर्क, कॉन्टेक्ट एटीसी से टूट जाता है। जबकि कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं दी थी पायलट ने, किसी और तरह का कुछ बात इनमें कहा नहीं गया था। तो ये एक अजीब चीज़ थी। अब जैसे ही कॉन्टेक्ट टूटता है तो एक एटीसी को ये खतरा लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। एटीसी अपने काम में लग जाती है कि ये प्लेन कहाँ है पता करने के लिए। इसी बीच में 37 मिनट के आसपास ये संपर्क टूटता है और 49 मिनट के बाद टेक ऑफ के, मतलब रात 12:49 पर 8 मार्च 2014 को अचानक उस प्लेन का जो ट्रांसपॉन्डर था वो भी बंद हो जाता है। ट्रांसपॉन्डर असल में होता है जिसके ज़रिए आप एटीसी के संपर्क में रहते हैं, और वो पायलट के हाथ में होता है। अगर ट्रांसपॉन्डर को आप ऑफ कर दें तो आपका कनेक्शन ज़मीन से कट जाता है, और ये पता चल जाता है कि ये टेक्निकल वजह से हुआ या किस वजह से हुआ। लेकिन वो ट्रांसपॉन्डर जानबूझ के बंद किया गया था, ये रिकॉर्ड पे है। अब ट्रांसपॉन्डर बंद करने का मतलब है कि ज़मीन से आपका कनेक्शन नहीं है, आप खतरा मोल ले रहे हैं। अब ये एक अजीब सी चौंकाने वाली चीज़ थी, ये पूरे उसमें रिकॉर्ड में सामने आया था। अब इधर एटीसी से संपर्क टूट चुका है, ट्रांसपॉन्डर बंद हो चुका है, लगा कि प्लेन के साथ कुछ हो गया है। लेकिन तभी जो आर्मी के अपने सैटेलाइट होते हैं, सेना के जो मलेशियन के थे वहाँ पे, वो एक रडार पे देखते हैं, MS-370 को पकड़ लेते हैं और वो उनके रडार पे आ जाता है। उनके थोड़े हाई फाई, उनके ज़्यादा वो अच्छे वो थे। कमाल की बात ये थी कि उसके बाद वो देखते हैं कि वो एक तरफ से गुजर रहा है, और उस रडार के ज़रिए जब वो गुजरने की बात आई थी, प्लेन को जो आखिरी बार रडार ने पकड़ा था वो देखा था कि ये प्लेन हिंद महासागर में, ये पाकिस्तान होते हुए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सीमा से होकर थाईलैंड के बीच कहीं जा रहा है। ये जो आर्मी के रडार ने पकड़ा था, जबकि इसका रूट चीन की तरफ था, इसको जाना चीन की तरफ था। अब दूसरी चौंकाने वाली चीज़, एटीसी से संपर्क टूट चुका है, ट्रांसपॉन्डर बंद है, लेकिन संपर्क टूटने के बावजूद इस आर्मी के रडार की वजह से ये पता चला कि उसके बाद भी प्लेन अगले 7 घंटे तक उड़ता रहा। अब ये हैरान करने वाली बात है कि आप किसी भी रडार के संपर्क में नहीं है, आप किसी एटीसी के कांटेक्ट में नहीं है, उसके बावजूद ये प्लेन, अच्छा इस प्लेन के अंदर जो ईंधन था वो इतना था कि वो उड़ सकता था। 6.5 घंटे का तो आपका रन ही था कुआलालंपुर से बीजिंग तक, और उसके अलावा एक्स्ट्रा हमेशा ईंधन होता है। तो एटीसी से संपर्क टूटने के बावजूद ये प्लेन अगले 7 घंटे तक उड़ता रहा, और ये बात बड़ी चौंकाने वाली थी। लेकिन फिर आर्मी के जो रडार थे उससे भी ये गायब हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आई कि ये जो सारे सेटेलाइट हैं, रडार है, एटीसी है, इसको चकमा देके कोई प्लेन क्या उड़ सकता है, ये सवाल उठा था बहुत। तो इसमें एक उस वक्त जो आई पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें हुआ कि ये ऐसा मुमकिन हो सकता है और एविएशन में ऐसा हो सकता है। इसके लिए एक टर्म है जो कि कोई एक प्लेन, सिंगल ब्लिप एक टर्म है, सिंगल ब्लिप BLIP, कि अगर कोई एक प्लेन जा रहा है और उसी प्लेन के रास्ते में सेम उसी प्लेन की हाइट में, सेम उसी प्लेन के आगे या पीछे एक दूसरा प्लेन हो, तो आपका जो रडार है वो सिर्फ एक प्लेन को पकड़ेगा, 2 को नहीं। सपोज अगर ये प्लेन जा रहा है और इस प्लेन के पीछे पीछे ये आ रहा है, तो एक प्लेन को रडार पकड़ रहा है, दूसरे को नहीं। एक ये धोखा देने का एक होता है जिसको सिंगल ब्लिप कहते हैं। तो अगर वो उसी रूट पे, उसी हाइट पे, उसी के पीछे, उसी रफ्तार से चल रहा है तो रडार सिर्फ एक को पकड़ेगा। तो ऐसे करके आप दूसरा प्लेन छुपा सकते हैं। ये कई बार दुश्मन देश और ये हथकंडा अपनाया करते थे। तो एक चीज़ ये आई। दूसरी आई कि ये प्लेन 7 घंटे तक फिर उड़ता कैसे रहा। तीसरी कि अगर इसका ट्रांसपॉन्डर ऑफ किया गया, इसका मतलब है जानबूझ के किया गया, तो क्या प्लेन पे पायलट ने ऐसा किया, या फिर पायलट को कुछ लोगों ने काबू कर लिया था और प्लेन हाईजैक हो गया है। तो ये सारे सवाल थे, हालांकि अभी जवाब कुछ नहीं है। इसके बाद एक चीज़ और आई जो रडार और उसके ज़रिए, कि इस प्लेन को तय, एक प्लेन जो जिसकी हाइट होती है आमतौर पर, जो पैसेंजर प्लेन है, 40,000 फीट की हाइट तक प्लेन उड़ता है। उसके बाद अगर वो जाता है तो फिर ऑक्सीजन के बिना 10-15 मिनट से ज़्यादा आदमी रहेगा नहीं, वो बेहोश हो जाएगा। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जनरली जो प्लेन की हाइट होती है वो 30 से 40,000 फीट की होती है।
इसके बारे में एक रिपोर्ट ये भी आई जो सारे रडार के ज़रिए पकड़ा गया कि एक वक्त में ये प्लेन 47,000 हाइट तक पहुंच चुका था। 47,000 हाइट बहुत होता है, और 47,000 हाइट पे ये प्लेन 10 मिनट से ज़्यादा रहा। इसका मतलब है कि हो सकता है उसमें बहुत सारे पैसेंजर बेहोश हो गए हों। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया जब ये प्लेन 27,000 हाइट पे नीचे तक आ गया, मतलब 20,000 फीट हाइट इसने अपनी गिरा दी। 27,000 हाइट पे आने का मतलब ये है कि ये जो बाकी सारे रेडार हैं, जितने भी जिस जिस जगह से गुजरा था वहाँ का एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसके उस जद में आने से, उसकी रेंज में आने से ये अपने आप को बचा लिया। और 27,000 फुट का मतलब है कि फीट का मतलब है कि ये उसके नक्शे पे नहीं आया, तो प्लेन गुजरा नहीं गुजरा ये देख के एटीसी नहीं बता सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक 47,000 की हाइट पे ले जाना, लेकिन क्यों ले जाना, क्योंकि वहाँ पे आप पैसेंजर की जान को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरा 27,000 की हाइट पे एकदम नीचे आ जाना, यहाँ पे ये मतलब समझ में आता है कि आप अपने आप को छुपा रहे हैं, आप अपने आप को बाकी के राडार से बचा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें थी। अब उसके बाद 7 घंटे तक प्लेन उड़ता रहा, जाना था चीन के रूट पे, ये रूट इसने दूसरा ले रखा है। तलाशी शुरू हुई, कुछ पता नहीं चल रहा आसपास में, जहाँ जहाँ जिस जगह से गुजरा वहाँ पे सारे कोई मलबा नहीं मिला। इसी दौरान में एक CTBTO है, ये जो दुनिया भर में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, परमाणु विस्फोट, उसके ऊपर ये नज़र रखता है और उसके ऊपर ये काम करता है, ये संगठन CTBTO। तो इसने भी उस दिन 8 मार्च को साउथ ईस्ट एशिया, चूँकि इसका पूरा जो लास्ट रेडार पे जो पकड़ा था MH370 इसी रूट पे था, उस रूट के सारे नक्शों को, उस रूट के सारी चीज़ों को खंगाल लिया। लेकिन CTBTO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 8 मार्च से लेके, मतलब जिस वक्त ये प्लेन का 7 घंटे तक का जो सफ़र है पूरा, उसमें कहीं कोई ऐसा विस्फोट नहीं हुआ है, कहीं पर कोई ऐसा प्लेन क्रैश नहीं हुआ, कहीं पर कोई ऐसा प्लेन गिरा नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हाँ ये MH370 वहाँ पे क्रैश किया होगा। तो CTBTO की रिपोर्ट आ गई कि इसमें ऐसा कुछ था नहीं। ईंधन था, ये 7 घंटे तक उड़ सकता था, तो वो भी कुछ नहीं पता चला। अब यहाँ पे फिर जब इंक्वायरी हुई तो सवाल है बेसिकली 4 सवाल थे जो इस मिस्ट्री को गहरा रहे थे, और उन्हीं में इसका जवाब छुपा था। पहला कि ये प्लेन अगर क्रैश नहीं हुआ, ATC से संपर्क टूटने के बाद भी 7 घंटे तक उड़ता रहा, तो फिर ये कहाँ गया, कहाँ लैंड किया, किस जगह उतरा, कुछ पता नहीं। दूसरा, अगर ये क्रैश कर गया तो फिर इसका मलबा कहाँ है, क्योंकि करीब, जैसा मैंने आपको बताया कि 26 कंट्री की टीम एक साथ इस मिशन पे इसको ढूंढने के लिए लगी। एविएशन की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। 47,000 किलोमीटर या बल्कि माइल्स की जगह को खंगाल डाला गया, सेटेलाइट से बाकी चीज़ों की मदद ली गई, लेकिन कहीं मलबा नहीं मिला, और वो आज भी नहीं मिला, 4 साल के बाद भी। तो सवाल ये है कि पहला, अगर ये क्रैश नहीं हुआ तो कहाँ है, दूसरा अगर क्रैश हुआ तो इसका मलबा कहाँ है, तीसरा एक ये था कि इस प्लेन को हाईजैक भी किया जा सकता है। ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया तो इसका मतलब है अगर पायलट की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर इसमें आतंकवादी हो सकते हैं, तो उन्होंने प्लेन पे कब्जा किया, तो वो प्लेन को कहाँ ले गए। अब उसके बाद एक चीज़ उसमें और आई थी कि इस प्लेन में MH370 में ख़ास किस्म के पहिए लगे हुए थे। आम तौर पे जो बोइंग होते हैं, जो पैसेंजर प्लेन, उसमें 4 और 6 पहिए का वो होता है पेयर। इसमें ये जो कहा गया था कि 12 पहियों का एक पेयर था। उसकी वजह ये थी कि उससे आप इस प्लेन को रनवे के अलावा कच्ची जगह पे भी उतार सकते हैं या छोटे रनवे पे भी उतार सकते हैं। इस प्लेन में ये खासियत थी। तो एक डाउट हुआ कि इसको कहीं जिस जगह पे लास्ट में देखा गया था, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तो वहाँ क्या किसी आतंकवादी संगठन ने इस प्लेन को नीचे उड़ाकर और फिर उतार लिया। तो अगर ये किडनैप हुआ तो फिर हाईजैक हुआ तो कहाँ ले गए। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये प्लेन रडार से कैसे गायब हो गया, क्योंकि इस बात के सबूत हैं कि ये ATC से कांटेक्ट टूटने के बाद भी इसका ये 7 घंटे तक उड़ता रहा, तो वो कहाँ गया। और अगर हाईजैक हुआ तो उस हाईजैकिंग के बदले में कभी कोई डिमांड क्यों नहीं मांगी गई। ये जो 227 पैसेंजर थे, 12 क्रू मेंबर थे, और उनको अगर हाईजैक ही करना है तो हाईजैक करने का हमेशा मकसद होता है अपनी डिमांड सामने रखना। लेकिन 4 साल में न किसी ने क्लेम किया कि हमने इसको हाईजैक किया, न किसी ने कभी इस पर डिमांड रखा, तो वो कहाँ गया। बीच बीच में फिर जब भी सर्च ऑपरेशन चला तो उसमें बहुत सारी खबरें आई। एक आई कि सेटेलाइट के कैमरे ने हिंद महासागर में देखा था कुछ टुकड़ा, और कहा गया था कि ये MH370 का है, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं है। एक पर्थ के पास ऑस्ट्रेलिया की बात आई थी, उसमें कहा गया कि नहीं है।
तो कई ऐसे बीच बीच में आए कि कुछ मलबे के मिलने की बात थी, लेकिन इसके ऊपर कभी फाइनल किसी ने मुहर नहीं लगाई। 3 साल के सर्च ऑपरेशन के बाद करीब 120,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी जैसा मैंने कहा कि करीब 47,000 किलोमीटर पूरे समंदर की खाक छानी गई इस प्लेन के मलबे को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिरी में जनवरी 2017 में इस ऑपरेशन को रोक दिया गया और ये कहा गया कि इसमें हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। मार्च 2014 में प्लेन गायब हुआ था। 3 साल तक इसकी तलाशी ली गई, इतने कंट्री के लोग मिलकर, उसमें सारे एक्सपर्ट, और जनवरी 2017 में एक रिपोर्ट आई कि इस ऑपरेशन को बंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन चूंकि अब मलेशिया के ऊपर दबाव भी था कि इसको ढूंढना है, पता करना है, तो जनवरी 2017 में इसको बंद किया गया। और 1 साल के बाद जनवरी 2018 में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो समंदर और इन सारे जो इलाकों की छानबीन और ये करते हैं, उनके ज़रिए इस खोजी अभियान को चलाया गया फिर जनवरी 2018 में। लेकिन जुलाई 2018 में 6 महीने के बाद उन्होंने भी हाथ पैर अपने खड़े कर लिए और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो लास्ट इस मामले में जो अपडेट है वो ये है कि जुलाई 2018 में भी ये तलाशी अभियान को रोक दिया गया और इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन सारी चीज़ों के अलावा, जैसे मैंने कहा, क्रैश किया, हाईजैक हुआ, टेक्निकल फॉल्ट की कोई बात सामने आई नहीं क्योंकि प्लेन लगातार एटीसी से संपर्क टूटने के बाद भी उड़ रहा था। अब एक चीज़ आती है इसके ऊपर, एक अमेरिका ने शुरू में जो इस पायलट को लेके, जो एमएच इस प्लेन को मलेशियन एयरलाइंस को जो उड़ा रहा था उस दिन 8 मार्च को, तो उनका जो मेन पायलट था उसके ऊपर एक शक जताया गया था कि ये हो सकता है कि उसने इसको क्रैश करा दिया। हालांकि फिर आगे मलबा तो मिला नहीं। इस प्लेन के जो पायलट थे, जो मेन पायलट थे इसके, वो थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, ये मलेशिया के ही थे। और दूसरे थे जो एक दूसरा पायलट था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जहारी अहमद शाह मलेशिया के बहुत ही सीनियर मोस्ट पायलटों में उनकी गिनती होती है। लेकिन कहते हैं कि ये वहाँ पॉलिटिकल उसमें भी इन्वॉल्वमेंट था इनका। जो वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे 2014 में, अनवर इब्राहिम, ये उसके कट्टर सपोर्टर थे। और अनवर इब्राहिम के खिलाफ कुछ मामला चल रहा था तो कोर्ट में पेशी होती तो एक बार इस कैप्टन जहारी अहमद शाह को बाकायदा कोर्ट में भी देखा गया था। और उस वक्त एक तस्वीर भी आई थी कि जिस दिन ये फ्लाइट 8 मार्च को लेकर इनको उड़ना था, उससे एक दिन पहले एक टी शर्ट के साथ इनकी फ़ोटो आई थी कैप्टन जहारी अहमद शाह की, जो इस प्लेन के पायलट थे, जिस पर लिखा हुआ था कि डेमोक्रेसी इज़ डेड। ये मलेशिया के बारे में था। और अनवर इब्राहिम को बाद में जेल भेज दिया गया था, तो उसी के बाद ये टी शर्ट भी लिखा गया था। तो एक शक ये था कि अनवर जहारी अहमद ने शायद इसके पीछे कुछ किया हो। एक उस वक्त अमेरिका की और रिपोर्ट आई थी और फोटो भी जारी किया गया था कि अनवर जहारी अहमद शाह के बारे में यह था कि ये कॉकपिट में सिगरेट बहुत पीता, नंबर 1। नंबर 2, ये कॉकपिट में क्रू मेंबर्स को भी बैठा लेता है और लड़कियों के साथ ये बहुत ज़्यादा खुला हुआ रहता है, जो कॉकपिट में फीमेल जितनी भी एम्प्लॉय होती हैं। और उसके 1-2 फ़ोटो भी जारी हुए थे जो थोड़े से अजीब से फ़ोटो थे कॉकपिट के ही इस पायलट के साथ। तो अमेरिका ने ये चेताया भी था मलेशिया को कि इससे कभी भी हादसा हो सकता है। तो अब एक सवाल यहाँ पे ये भी था कि क्या ये लापरवाही, ये सिगरेट या कॉकपिट में एयर होस्टेस और उनको बैठाना और प्लेन को यूं ही छोड़ देना, वो तो वजह नहीं बनी। लेकिन ये सारी चीज़ें हवाई हैं। कुल मिला के कहानी ये है कि अगर ये प्लेन क्रैश हुआ है तो आज तक इसका मलबा नहीं मिला, हाईजैक हुआ, आज तक इसके लिए डिमांड नहीं किया गया, और ये अगर पायलट और स्टाफ की गलती है तो उसका कोई सबूत नहीं मिला है। तो एक कुल मिला के ये एक रहस्य जो है, आज 4 साल के बाद भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये जो मलेशियन एयरलाइंस का जो प्लेन था ये गया कहाँ, और MH370 का राज है क्या। आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, समंदर में समा गया, या फिर कुछ और हुआ। तो ये थी पूरी MH370 की कहानी। और हालांकि ऐसे बहुत सारे पुराने केसेस हैं जिसमें मुझे याद आता है कि बहुत ज़माने के बाद मलबा मिला है। जैसे भी हाल में था एक शिप कई सालों के बाद वो समंदर के अंदर से मिला है। कई बार ऐसा आता है कि ख़जाना पुराना मिला है। तो MH370 का भी हो सकता है कि कभी पूरा सच सामने आए कि आखिर हुआ क्या था। इस पर बहुत सारे इल्ज़ाम ये भी लगे थे कि रशिया ने एक बार ये कहा था उसी दौरान में कि इसमें चूँकि चीनी मुसाफिर ज़्यादा थे और ये रूट भटक गया था, तो अमेरिका ने इसको देखा था। अमेरिका के
उस एरिया में आ गया था, तो जहाँ पे अमेरिका का बेस था इस एरिया में, तो उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया या गिरा दिया। लेकिन फिर बात वही है, हाईजैक किया तो कहाँ गया, गिरा दिया तो मलबा कहाँ है। तो ये सारे सवाल और बातें इसको लेके बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिला के 2 ऐसे ऑपरेशन चले, सर्च ऑपरेशन, दोनों नाकाम। और हाँ, मलेशिया ने जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा था, तो इस हाईजैक के 1 महीने बाद ही बाकायदा ऐलान कर दिया था कि इस MH370 में जितने भी मुसाफिर हैं उनमें से कोई ज़िंदा नहीं है, वो सारे मारे जा चुके हैं। लेकिन लोग ज़िंदा होने के सबूत मांगते हैं, इस केस में उल्टा था, यहाँ पे लोग मुर्दा होने के सबूत मांग रहे हैं। और आज भी वो 239 लोगों के फैमिली वाले, घर वाले, वो कहते हैं कि हमें, हमारे जो लोग थे उसमें, उनके आप मुर्दा होने के ही सबूत दे दो। और उस मुर्दा होने का भी फिलहाल कोई सबूत। हाल कहानी में जितना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।